Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to an online lecture. As you people know, during physical classes, we studied about our first lecture. A lot of things we studied during physical classes, so which includes like what is pathology and what are the major terms which are used in pathology. Those terms include like diagnosis, disease, journal pathology, systemic pathology, and prognosis, homeostasis, and hyperglycemic content and hypoglycemic content, and what are the situation. And we also classified the diseases during our physical classes. So as we are moving towards our online module of classes due to COVID-19, so we discussed pathogenesis and other related terms, morphology, and most of the terms which are used in pathology as per course outline we discussed during our physical classes. As we are going to start our first lecture regarding following online classes, the lecture includes from branches of pathology. We discussed a lot of aspects of pathology in depth, so let me revise. What is pathology for you? Means pathology is the scientific study of a disease. Okay, means if we are going to scientifically study a disease, that is called pathology. Further, what are the types of pathology, or what are the branches of pathology? Sorry, the branches of pathology includes first one, histopathology. So histopathology means diagnosis of a disease by gross and microscopic examination of tissues. अच्छा, हम क्या करते हैं इसको समझने के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी को समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल भी कोट करेंगे. तो हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब यह है कि डिजीज को स्टडी करना टिश्यू लेवल पे. अब हम क्यों जाके डिजीज को स्टडी करते हैं टिश्यू लेवल पे, क्या वजह है? एक्चुअली सपोज एक ऑर्गन है और वो डिजीज्ड ऑर्गन है. सपोज अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड ग्लैंड कैंसर. सपोज थायराइड ग्लैंड का कैंसर है. अब उस ग्लैंड पूरे को अगर हम आइसोलेट करना चाहें और फिर देखेंगे क्या इसका वाकई कैंसर है कि नहीं, या उस पूरे ग्लैंड को रिमूव करें, तो इट्स काइंड ऑफ लेंथी प्रोसेस, और इस पे बहुत ज़्यादा मीन्स इसका नुकसान भी हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड का कुछ पोर्शन इफेक्टेड हो, या डिजीज जो बाकी पोर्शन उसका सारा हेल्दी हो. ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज हों थायराइड ग्लैंड के जो कि डिजीज्ड हैं. तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और हम क्या करते हैं कि उस जो हिस्टोपैथोलॉजिकल ग्लैंड है उसमें से कुछ खास टिश्यूज जो कि डिजीज टिश्यूज हैं, हम उन टिश्यूज को आइसोलेट करेंगे. ठीक है, उन टिश्यूज की बायोप्सी लेंगे, और बायोप्सी लेने के बाद उसका माइक्रोस्कोपिक ग्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं. माइक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एग्जामिनेशन से मतलब है, ग्रॉस एग्जामिनेशन से जनरली मतलब ये होता है कि हम उस टिश्यू को, उसका जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन है, जो डिजीज पोर्शन है, जो हमने आइसोलेट टिश्यू किया हुआ है, उसको फाइंड करते हैं. उसको कट किया जाता है वाया माइक्रोटोमी. कहते हैं कि एक डिजीज टिश्यू को या हेल्दी टिश्यू को जब आप कट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम माइक्रोटोमी कहते हैं, और उसके लिए माइक्रोटोम एक मशीन है जो कि हम यूज़ करते हैं. माइक्रोटोमी के दौरान हम उस टिश्यू का रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन लेके उसके ब्लॉक्स बनाते हैं, और ब्लॉक्स बनाने के बाद फर्दर हम उसकी जो है ग्लास स्लाइड बनाते हैं. ब्लॉक्स बनाने के बाद फर्दर एक हमारे पास पूरा डिटेल प्रोसीजर है, एम्बेडिंग वगैरह होती है. ठीक है, और इस फिक्सेशन, फिर एम्बेडिंग होती है, और फिर माइक्रोटोमी, और फिर ग्लास स्लाइड बनाई जाती है. ग्लास स्लाइड के बाद हम स्टेनिंग करते हैं, और स्टेनिंग करने के बाद फिर उस टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है कि उस टिश्यू में से स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन की माइक्रोटोमी के बाद ग्लास स्लाइड बना के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है कि उस टिश्यू में सेलुलर लेवल पे कौन सी चेंजेस आई हैं. सो दिस इज एक्चुअली अ डिटेल्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोटोकॉल और प्रोसेस टू डायग्नोज अ डिजीज एट द टिश्यू लेवल. तो हिस्टोपैथोलॉजी का हमें फ़ायदा ये होता है कि, या हिस्टोपैथोलॉजिकल एवेल्युएशंस का, कि हम एक डिजीज़ को असेस कर सकते हैं, उसके जो डिजीज टिश्यू है उसको असेस करते हैं और फाइंड कर सकते हैं कि इस ऑर्गन की, इस ग्लैंड की कौन सी डिजीज़ है. सो दिस इज़ एक्चुअली एन एडवांटेज ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी एज वेल, कि रादर देन हम पूरा ग्लैंड रिमूव कर दें, पूरा ऑर्गन रिमूव कर दें, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो कौन सी डिजीज़ से इफेक्टेड है एक ऑर्गन या ग्लैंड, और किस लेवल तक है वो डिजीज़. तो दिस कैन बी असेस्ड बाय हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और एवेल्युएशंस. फर्दर हमारे पास एक और ब्रांच है पैथोलॉजी की, विच इंक्लूड्स साइटोपैथोलॉजी, डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज ऑन सेलुलर लेवल बाय एग्जामिनेशन ऑफ आइसोलेटेड सेल्स. सो हिस्टोपैथोलॉजी में और साइटोपैथोलॉजी में ये फ़र्क है कि हिस्टोपैथोलॉजी में तो हम टिश्यू लेवल पे देखते हैं, एक टिश्यू में बहुत सारे सेल्स हैं, उनमें से कौन कौन से सेल्स डैमेज्ड हैं और किस तरह से डैमेज्ड हैं, और या सेल्स में प्रोलिफरेशन हुई है, या फिर सेल्स की ओवर ग्रोथ है, या फिर
किस तरह की चेंजेस सेल्स में आई हैं, उनकी जो मॉर्फोलॉजी में चेंजेस हैं वो नोट की जाती हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। बट इन केस ऑफ साइटोपैथोलॉजी हम डिजीज़ को सेलुलर लेवल पे स्टडी करते हैं कि क्या सेलुलर लेवल पे कौन कौन सी चेंजेस आई हुई हैं, या एक इंडिविजुअल सेल्स कौन कौन से केमिकल मेडिएटर रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, और उस सेल की मॉर्फोलॉजी क्या है। तो इस मीन हम इसमें आइसोलेट करते हैं सेल्स को, और आइसोलेटेड सेल्स को यूजली ऑब्जर्व किया जाता है इन साइटोपैथोलॉजी। फर्दर, और वो भी डिजीज सेल को फर्दर हम, क्योंकि स्पेशली साइटोपैथोलॉजी कैंसर के केस में हम साइटोपैथोलॉजी भी, साइटोपैथोलॉजिकल एवेल्युएशन या एनालिसिस भी करते हैं, स्पेशली ब्रेन कैंसर के केस में। तो उसमें क्या होता है कि हम इंडिविजुअल सेल्स को देखते हैं कि इंडिविजुअल सेल्स में क्या एबनॉर्मलिटीज़ आई हैं। मिसाल के तौर पे ब्रेन में हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद हैं, जिसमें न्यूरोग्लायल सेल्स मौजूद हैं, एस्ट्रोसाइट्स मौजूद हैं, या इसके अलावा न्यूरोनल सेल्स मौजूद हैं। तो अगर हम साइटोपैथोलॉजिकल एवेल्युएशन करेंगे तो हम देख सकेंगे कि न्यूरोनल सेल्स में किस तरह की चेंजेस आई हुई हैं, किस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ हैं, और इसके अलावा न्यूरोग्लायल सेल्स में किस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ आई हुई हैं, या एस्ट्रोसाइट्स में किस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ आई हैं। तो इन दैट केस, और दोज ऑर्गन्स विच आर वेरी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, इन दोज केसेस वी आर गोइंग टू अचीव साइटोपैथोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैथोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम डिजीजेस को सेलुलर लेवल पे देखते हैं उसको हम साइटोपैथोलॉजी कहते हैं। फर्दर हेमाटोलॉजी, hematology is also we can say a discipline in which we study blood and its related cells or blood related cells. तो अब इनके सब पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं कि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हेमाटोलॉजी में स्टडी किया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास थैलेसीमिया के केसेस हो गए, ठीक है, या इसके अलावा अनीमिया के केसेस हो गए, माइक्रोसिटिक अनीमिया के केसेस हो गए, मैक्रोसिटिक अनीमिया के केसेस हो गए, ल्यूकोसाइटोसिस के केसेस हो गए जिसमें WBCs का कंटेंट बढ़ जाता है, ठीक है, और इस तरह के जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने अनीमिया का बता दिया, थैलेसीमिया का बता दिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का बता दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम हेमाटोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इसके अलावा HB का कंटेंट देखा जाता है कि जिनमें आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन का लेवल भी, या फिर इसके अलावा एरिथ्रोसाइटोसिस के केसेस आ गए, ठीक है, जिसमें RBCs का लेवल बढ़ जाता है कि रूटीन्स नॉर्मल जो RBCs का कंटेंट है उससे बढ़ जाए, तो उसके ऐसे केसेस को भी हेमाटोलॉजी में स्टडी किया जाता है। और इसके अलावा यूजली मलेरियल MP या मलेरियल पैरासाइट रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी हम हेमाटोलॉजी में स्टडी करते हैं, क्योंकि हम उसमें RBCs का कंटेंट देखते हैं कि कितना बढ़ गया है। Perfect. So hematology is also a wider discipline in which we study number of blood related disorders. Further, clinical pathology. In clinical pathology, diagnosis of a disease based on laboratory analysis of bodily fluids such as urine, acidic fluid, और एसिडिक फ्लूइड बेसिकली ए साइड से निकला है कि बॉडी कैविटीज़ में जो फ्लूइड्स मौजूद हैं उन बॉडी कैविटी के फ्लूइड्स का एनालिसिस किया जाए और उस पर बताया जाए कि कौन सी डिजीज़ एक पार्टिकुलर बॉडी कैविटी के साथ एसोसिएटेड है। मिसाल के तौर पे लेबॉर्ट्री में हम प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस करेंगे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और इस तरह से जो बॉडी के बाकी एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस स्टडी करेंगे। सो दिस एक्चुअली लाइज इन क्लिनिकल पैथोलॉजी डिसिप्लिन। क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम क्लिनिकल डिसऑर्डर जो होती हैं, जो हॉस्पिटल बेस्ड जो क्लिनिक स्टडी ऑफ अ डिजीज़ एट क्लिनिकल लेवल, कि क्लिनिक्स में हम एक डिजीज़ को देखते हैं कि क्लिनिकल लेवल में उसमें क्या क्या चेंजेस आई हुई हैं। और क्लिनिकल पैथोलॉजी की अच्छी बात या प्लस पॉइंट ये कि इसमें हम पेशेंट की डेमोग्राफिक डिटेल्स भी लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी फ्लूइड्स को या उसकी डिजीज़ को स्टडी किया जाता है कि कौन कौन से बॉडी के फ्लूइड्स हैं जिनमें कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं, और बाकी पैरामीटर्स के साथ जो बाकी लेबॉर्ट्री रिजल्ट्स हैं एंड उसके साथ हम कंपेयर करते हैं बॉडी के फ्लूइड बेस्ड जो डिजीज़ हैं उनके साथ। फर्दर, या क्लिनिकल पैथोलॉजी को हम जर्नली डिफाइन करेंगे तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में आप कह सकते हैं कि द पेशेंट आउटकम्स आर ट्रैक्ड बेस्ड ऑन पेशेंट डेमोग्राफिक्स एंड इट्स लेबॉर्ट्री आउटकम्स. Further, chemical pathology diagnosis of a disease by using the tools of chemistry.
अब हम क्या करते हैं कि केमिकल पैथोलॉजी में क्या करेंगे कि हम डिजीज़ को केमिकल्स के केमिस्ट्री के टूल्स यूज़ करके, कि मिसाल के तौर पे एक डिजीज़ के केस में साल्ट्स का कंटेंट कितना आ रहा है, ठीक है, और सर्टेन इंजाइम्स का लेवल कितना है केमिकल पैथोलॉजी में, उसको फर्दर हम इंजाइमोलॉजी भी कहते हैं। तो इन केमिकल पैथोलॉजी के डिजीज़ के केस में एक इंजाइम का लेवल कितना बढ़ गया या कम हो गया, दैट इज़ आल्सो स्टडीड इन केमिकल पैथोलॉजी, because certain enzymes are also protein in nature and they are और फर्दर इसमें एंजाइमोलॉजी भी एक ब्रांच है। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोगों के पास है इम्यूनोपैथोलॉजी, डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज बाय डिटेक्टिंग एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिक रिएक्शंस, कि जहाँ पे हमारी बॉडी में एंटीजन जो फॉरेन पार्टिकल है, जो भी ऐसे पार्टिकल जो हमारी बॉडी से बिलोंग नहीं करते, जब वो बॉडी में इंटर होते हैं और बॉडी क्या करती है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है। अब एंटीबॉडीज़ कौन बनाता है, तो बॉडी में जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जो WBCs हैं, दे एक्चुअली फॉर्म एंटीबॉडीज़, प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि उन एंटीजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी डिजीज़ेस जिनकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाएं, उन डिजीज़ेस को हम इम्यूनोपैथोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके जी, फर्दर हम लोग जैसे रिकेट्स भी एक डिजीज, अर्थराइटिस एक डिजीज़ है, उस केस में भी हम इम्यूनोपैथोलॉजी में उसको स्टडी करते हैं। फर्दर फोरेंसिक पैथोलॉजी कंसर्न विद डिटरमाइनिंग काजेज ऑफ डेथ, फोरेंसिक पैथोलॉजी में जो क्राइम केसेस होते हैं, क्राइम के केसेस में जब लोगों की डेथ हो जाती है तो हम फोरेंसिक पैथोलॉजी के टूल्स यूज़ करके उन जो डेथ के केसेस हैं उनको ट्रैक किया जाता है और उनकी वजह फाइंड की जाती है या काज फाइंड की जाती है कि व्हाट इज़ द काज एसोसिएटेड विद द क्राइम सीन डेथ्स, कि एक बंदे को किसी भी क्राइम में उसकी डेथ हो गई है तो हम उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो लेंगे और फिंगरप्रिंट्स के भी आप पे DNA कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और DNA कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर उसको नादरा के रिकॉर्ड्स के साथ मैच किया जाता है और हमें पता चल जाता है कि दिस वाज एक्चुअली a person who have done any crime. So this is actually studied in forensic pathology. Further, molecular pathology, diagnosis of a disease through the examination of molecules within organs, tissue or body fluids. तो molecular pathology में हम ये देखते हैं कि एक disease की molecular basis क्या है, ठीक है, कि कौन सी molecules थे जो एक disease में produce हो रहे थे, कौन सी ऐसी changes थी जो कि DNA में या प्रोटीन में आ रही थी, प्रोटीन लेवल पे, जिसकी वजह से एक disease अकर हुई। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं एक जेनेटिक डिफेक्ट है, तो उस जेनेटिक डिफेक्ट को या जेनेटिक डिजीज़ को हम अल्जाइमर डिजीज़ है सपोज, तो अल्जाइमर डिजीज़ को हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखेंगे तो उसमें हमें कुछ जीन्स मिलेंगे जो कि एसोसिएटेड होंगे। अब इसको मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी को हम जेनेटिक पैथोलॉजी या इस तरह की रिलेटेड टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स में भी हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखते हैं कि एक डिजीज़ की वजह क्या है। तो इसी तरह मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में हम मॉलिक्यूल्स के साथ देखेंगे कि डिजीज़, एक्चुअली मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ अ डिजीज़, कि पैथोजेनिक मैकेनिज्म क्या है डिजीज़ का, कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो कि डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं। और या इसी तरह आप एक और तरह से भी मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी विच डील्स विद द असेसमेंट ऑफ डिफरेंट पाथवेज ऑफ द डिजीज़ के जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर पाथवेज हैं उनको भी फाइंड किया जाता है। मिसाल के तौर पे कैनोनिकल पाथवेज हैं और नॉन कैनोनिकल पाथवेज हैं जो कि एक डिजीज़ फॉलो करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सम जर्नल ब्रांचेस ऑफ pathology, which include histopathology, cytopathology, hematology, clinical pathology, chemical pathology and immunopathology, forensic pathology and molecular pathology as well. Further, there are some other branches of pathology which includes like anatomical pathology, clinical pathology and molecular pathology. We already discussed clinical pathology and molecular pathology. Or further, anatomical pathology means the study come over here. Anatomical pathology is the study of anatomical features such as tissue removed from body, even or entire body in case of an autopsy to diagnose and increase knowledge of a disease. Means anatomical pathology में हम क्या करते हैं कि जो टिश्यू बायोप्सी होती है, बायोप्सी एक्चुअली हम कहते हैं कि the isolation or removal of living bodily tissues is called as biopsy, कि एक इंडिविजुअल है वो किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो हम वो डिजीज़ टिश्यू जो कि लिविंग है उसको जब हम रिमूव कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि बायोप्सी कहते हैं। और इसको क्यों रिमूव किया जाता है कि फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एवल्यूएशंस,
और एनाटॉमिकल पैथोलॉजी में हम क्या देखेंगे, उस टिश्यू की शेप देखेंगे, उसका कलर चेंज क्या हो गया है और क्या वो डिजीज्ड है या नॉर्मल है. सो इन एनाटॉमिकल पैथोलॉजी वी विल एक्चुअली स्टडी the internal structure of a particular tissue, ठीक है, और of a diseased tissue. Anatomical pathology can include looking at the cell under a microscope, but it also involves looking at organs in general. तो हम organs पे भी देखते हैं. यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है स्प्लीन की, कि ruptured spleen can be observed over here. तो इस तरह जर्नली भी हम टिश्यूज़ को देख के समटाइम बता सकते हैं. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करूँगा एनाटॉमिकल पैथोलॉजी को समझाने के लिए, कि जैसे हम लोगों के पास होता है ना, ओमेंटम होती है, ओजड़ी जिसे कहते हैं. जब हम ओमेंटम का एनालिसिस करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में, तो हम क्या करते हैं कि ओमेंटम के को टच करके प्रॉपर, जब जो आपके पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम हिस्टोपैथोलॉजिस्ट कहते हैं. हिस्टोपैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि ड्यूरिंग ग्रॉस एग्जामिनेशन के, जब टिश्यू की बायोप्सी आती है, उसको कट किया जाता है ताकि उस पूरे टिश्यूज में से देखा जाए कौन सा उसका डिजीज पोर्शन है. तो उस केस में हम उस मोमेंटम को टच करके प्रॉपर फील करते हैं, देखते हैं कहाँ पे डिजीज है, क्योंकि जहाँ पे जो डिजीज पोर्शन होगा उस मोमेंटम का, वहाँ पे आपको इस तरह से जैसे होती है ना रसोलियाँ टाइप, वहाँ पे आपको एक्युमुलेटेड जो है ना नर्व्स मिलेंगी, ठीक है. और उन एक्युमुलेटेड नर्व्स को बेसिकली फाइंड किया जाता है कि कहाँ पे डिजीज पोर्शन है, और उस पे रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन को लिम्फ नोड आपको मिलेंगे. तो उन क्योंकि समटाइम्स मोमेंटम में लिम्फ नोड का भी कैंसर होता है, तो उस केस में हम उन लिम्फ नोड को डिटेक्ट करके फिर उनकी जो है फर्दर माइक्रोटोमी या उनकी कटिंग की जाती है. कटिंग के बाद फिर उनकी जो है एम्बेडिंग की जाती है, उनके ब्लॉक्स बनाए जाती हैं. ब्लॉक्स बनाने के बाद फर्दर एम्बेडिंग और फिर उसके बाद कटिंग और जैसे माइक्रोटोमी वगैरह, फ्रीजिंग और फिर माइक्रोटोमी का प्रोसेस होता है, और फिर ग्लास स्लाइड बनाई जाती है, और फिर इस तरह से उस डिजीज टिश्यू को देखा जाता है. सो दिस इज एक्चुअली अ प्रोटोकॉल फॉर anatomical pathology. Further types of anatomical pathology, which include surgical pathology, means it's the examination of a tissue removed during surgery, a small piece of tumor tissue to determine whether the tumor is malignant. तो सर्जिकल पैथोलॉजी में भी हम यही करते हैं कि जो एक टिश्यू हमने रिमूव किया गया है, तो रिमूव टिश्यूज़ को सर्जरी करके एक डिजीज टिश्यू को रिमूव किया जाता है, और रिमूव करने के बाद फिर हम उसमें से फर्दर उसका रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन या डिजीज पोर्शन या बेनाइन या मैलिग्नेंट पोर्शन जो डिजीज टिश्यू का, तो उसको आइसोलेट किया जाता है, और उसको हम बायोप्सी कहते हैं, और उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है. Further, histopathology is the examination of cells under a microscope that have been stained with dye to make them visible, easier to see. तो हिस्टोपैथोलॉजी में हम वो जो डिजीज टिश्यू है, हम उसको क्या करते हैं, ग्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद उसकी माइक्रोटोमी करने के बाद स्लाइड्स बनाते हैं, और स्लाइड्स के बाद उसकी स्टेनिंग की जाती है. स्टेनिंग में एक्चुअली क्या होता है कि हम डिफरेंट स्टेन्स यूज़ करते हैं. एसिडिक स्टेन्स होती हैं या बेसिक स्टेन्स होती हैं. उसका स्टेन्स का सिर्फ ये काम होता है कि जो सेल्स हैं उनको कलर देना, क्योंकि सेल्स में बहुत सारे उनके कंपोनेंट्स होते हैं. तो जो कुछ कंपोनेंट सेल के एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं. तो एसिडिक बेसिक बिहाफ पे सेल्स वो कलर ऑब्जर्व, स्टेन या कलर को, डाई को ऑब्जर्व करता है, और इस बिहाफ पे सेल हम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें कलर्स में नजर आते हैं. तो सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि सेल स्टेनिंग का मकसद ये होता है कि सेल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम विजुअलाइज कर सकें कलर की फॉर्म में. लेकिन अगर पूरे सेल का एक कलर होगा तो इसका मतलब है हम उसे देख नहीं सकेंगे. तो स्टेनिंग इसी वजह से की जाती है ताकि सेल्स में हम उसके डिफरेंट जो सेल की ऑर्गेनेलीज वगैरह हैं उनको हम कलर प्रोवाइड कर सकें और हम देख सकें. फर्दर, साइटोपैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स शेड इन बॉडी फ्लूइड्स और ऑब्टेन्ड थ्रू स्क्रैपिंग सच एज दोज टेकन ड्यूरिंग अ सर्विकल पैप स्मीयर. तो हम क्या करते हैं कि जो साइटोपैथोलॉजी उसमें सेलुलर स्क्रैपिंग से मुराद होती है, सेलुलर स्क्रैपिंग से मुराद होती है कि हम किसी भी ऑर्गन है बॉडी का, तो वहाँ से हम उसकी जो सेलुलर लाइनिंग है कि हम कोई भी स्क्रैपर वगैरह लेके उसमें से कुछ सेल्स ले सकते हैं और उन सेल्स की ग्लास लाइट बना के उनको ऑब्जर्व करते हैं. जैसे एक एग्जांपल है कि हम स्किन पे अगर हमारे पास सर्जिकल ब्लेड्स हो, हम जस्ट उसको स्किन पे जो टॉप अपर सर्फेस है उस पर जस्ट उसको थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे और वहाँ से सेल्स हम आइसोलेट कर सकते हैं और उन सेल्स का एनालिसिस कर सकते हैं जो कि एपिडर्मल सेल्स होंगे, क्योंकि स्किन के सेल्स हम ले रहे हैं और अपर कवरिंग, तो हम उन एपिडर्मल सेल्स को माइक्रोस्कोप वगैरह में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है. फर्दर है क्लिनिकल पैथोलॉजी. स्टडी ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी मींस डायग्नोज डिजीज थ्रू लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू. फॉर एग्जांपल,
sorry, the chemical components of blood may be analyzed along the analyzing cells and identifying any microorganisms such as bacteria they are present in a sample. तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम डिफरेंट डिजीजेस को क्लिनिकल लेवल पे देखते हैं. मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल है, उसका या सॉरी पेशेंट है, उसका सैंपल आता है. अब हम उसके सैंपल्स में उसके सेलुलर कंपोनेंट्स को भी देखेंगे और सेलुलर कंपोनेंट्स के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वो सेलुलर कंपोनेंट्स में जो एबनॉर्मलिटीज आ रही है उसकी क्या वजह है. क्या कोई माइक्रोबियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है. दैट विल बी आल्सो डिटरमाइंड इन क्लिनिकल पैथोलॉजी. सो क्लिनिकल पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ डिजीज इन कंप्लीट एट द क्लिनिकल लेवल. ठीक है, कि हम स्टडी एक डिजीज को कम्प्लीटली स्टडी करते हैं कि वो क्या वजह कि किस वजह से हुई है और सेलुलर लेवल पे उसने कौन सी चेंज लाई है. ठीक है, जिस या वो क्यों वो डिजीज अपीयर होने के लिए कौन कौन सी सेलुलर चेंजेस या कौन कौन से सेलुलर इवेंट्स हुए हैं. So this is all about today lecture. If you have any question, you can post or you can ask question after this. क्योंकि मैं आपको questions के लिए time provide कर रहा हूँ. ठीक है, और similarly I will post this lecture video. So if you have any question, you can ask me later as well. Stay tuned and thanks. Allah Hafiz.